एनवी न्यूज आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के आज 17 दिसंबर को 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक सीएम निवास कार्यालय में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें राज्य शासन के सभी शासकीय विभागों की ओर से राज्य के छोटे कामगारों से ही सामग्री खरीदने का निर्णय लिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2020 में संशोधन के प्रस्ताव का विचार किया गया। इसके अलावा राज्य के जिला मुख्यालयों और साथ ही प्रमुख शहरों में जर्जर भवनों के रीडेवलपमेंट करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें रायपुर के शांति नगर के पुनर्विकास योजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई। छत्तीसगढ़ में सड़कों और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने का रास्ता अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावित प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई, जिसमें तय हुआ कि छत्तीसगढ़ सड़क और बुनियादी ढांचा विकास निगम राज्य सरकार से सॉवरेन गारंटी लेकर बैंक और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर और अपने काम कर सकेगा। मंत्रिपरिषद ने कर्ज की प्रक्रिया और निर्माण काम पूरा करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी है। बता दें कि राज्योत्सव पर 1 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़कों के निर्माण के लिए करीब 5500 करोड़ का ऋण लेने की योजना की बात कही थी। बताया जा रहा है कि इस योजना में सरकार की ओर से ऋण के लिए सॉवरेन गारंटी की जरूरत थी। इसके साथ ही सरकार ने जिला मुख्यालय समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्थित जर्जर सरकारी भवनों के पुनर्विकास का भी काम किया है। इसमें रायपुर के शांति नगर के पुनर्विकास योजना का सैद्धांतिक सहमति दी गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन का लेन देन मामले में मध्य प्रदेश के 4 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने चुनाव आयोग के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि आयोग के निर्देश का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 अफसरों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सारंग का आरोप है कि कमलनाथ सरकार ने महिला एवं बाल विकास में पोषण आहार का घोटाला किया है, जिसकी रकम कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली भेजी गई। उन्होंने कहा कि 13 महीने की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। जिस सरकार को सुशासन देने का काम किया था, उसने चपरासी से लेकर मंत्रालय स्तर तक भ्रष्टाचार किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल समस्या के खात्मे के लिए नक्सलियों से बातचीत के मुद्दे पर कहा कि हमने इन 2 साल में उनसे बातचीत नहीं की, क्योंकि हमारी पहली शर्त ये कि नक्सली देश के संविधान पर विश्वास करें और दूसरी वे हथियार छोड़ें, तभी चर्चा होगी। बघेल ने कहा कि सरकार का काम बंदूक चलाना नहीं है, बल्कि समस्या खत्म करके दूसरे रास्ते निकालना है। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करना है, जो कि पिछली सरकार में खत्म हो गया था। सीएम ने 15 साल प्रदेश की सत्ता में रही बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 15 साल तक नक्सलियों से लड़ने के लिए बीजेपी ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी। कुछ भी दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है, बल्कि सिर्फ मौखिक चर्चाओं तक ही केंद्रित रही। यहाँ तक कि विधानसभा की क्लोज डोर मीटिंग में भी कोई पॉलिसी नहीं बनी। सीएम ने कहा कि नक्सल समस्या कब तक खत्म होगी, ये बता पाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने पहुंचे। इनके साथ में डीजीपी विवेक जौहरी और साथ ही एडीजी अशोक अवस्थी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री बैठक से पहले कहा कि प्रदेश में नक्सली आंदोलन या फिर सिमी का नेटवर्क किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। उससे पहले राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। वहीं गृह मंत्री का विरोध करने की तैयारी कर रहे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को उनके मुख्यालय आगमन से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में कानून का राज, चाहे नक्सल गतिविधि हो, चाहे डाकू की गतिविधि हो, चाहे सिमी का नेटवर्क हो, सब ध्वस्त करेंगे। जवानों
की हौसला अफजाई के लिए हमारा जाना जरूरी है। और मैं बालाघाट अभी जा रहा हूँ, वहाँ कार्यक्रम भी है उनको प्रोत्साहित करने का और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा है। मेरी मान्यता है कि हम किसी भी कीमत पर, कोई भी गुंडा हो, कोई भी नक्सलाइट हो, कोई भी सिमी हो, हम मध्य प्रदेश में पनपने। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे की लचर कानून व्यवस्था के लिए उदाहरण बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिला, जहां पर फरियादियों को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कई प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं। अब ताजा मामला प्रदेश के शहडोल जिले थाना पपौद का है, जहां पर एक कंस्ट्रक्शन के मालिक ने टावर लगाने वाले पेटी कॉन्ट्रैक्टर से टावर लगवा दिया, लेकिन उसे पैसे नहीं दिए, जिससे वो धोखाधड़ी का शिकार हो गया। फिलहाल पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। कंपनी का काम किया और ऋषि कंस्ट्रक्शन फर्म का नाम है और मालिक का नाम है कौस्तुभ ऋषि, उज्जैन का रहने वाला है, सेठी नगर का, थाना उसका माधो नगर। उसने मेरे से काम करवाया। रीवा में थाना पनवार में है गांव, और न्यू रामनगर में सुरखवा है, नगौद में टिपुरी है, और शहडोल जिला में व्यवहारी तहसील अंतर्गत आता है सकंदी। थाना पपौद में मैंने FIR भी करवाई 420/5/6 का। मैं उससे पैसा मांगता हूँ तो मेरे को जान से मारने की धमकी देता है, और फिर जब 420 FIR हो गया है तो फिर उसने मेरे को दिया चेक 24 लाख का, बोला कि इसको लगा देना, FIR मेरे को वापस दे दो। मैंने जब पैसा मेरा मिल जाएगा, चेक मेरा वो हो जाएगा, तो पैसा आप FIR में वापस ले लूँगा। तो उसने भैया, मैंने चेक लगाया तो बाउंस हो गया, और उसका जो खाता नंबर दिया था, चेक दिया था वो। इंदौर में एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर में दोहरे हत्याकांड में चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। पुलिस को मृतक ज्योति प्रसाद शर्मा के घर से एक पत्र मिला है, जो उसकी गायब नाबालिग बेटी ने लिखा। उसने पत्र में पिता पर मां के सहयोग से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। अब पुलिस को इस दोहरे हत्याकांड में नाबालिग बेटी के प्रेमी धनंजय उर्फ DJ यादव की तलाश है। उसके मिलने के बाद ही पूरी कहानी का पर्दाफाश होगा। पुलिस के अनुसार दंपति के कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर दादा दादी के साथ सोए बेटे ने पिता को आवाज लगाई, लेकिन कमरा नहीं खुला। इसके बाद उसने कमरे में झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उसके पिता और मां कमरे में लहूलुहान हालत में पड़े हुए थे। उसने पड़ोसियों की मदद से एरोड्रम थाने को सूचना दी। सूचना मिलते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और तलाश जांच शुरू की। नगर में जहाँ की एक घटनास्थल है, यहाँ पर प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि 2 लोग, जिसमें एक SF में ड्राइवर हैं और साथ ही उनकी पत्नी, दोनों लोगों को किसी ने चाकू मारा है और उस चाकू से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पूरे घटना को आने के बाद जब पूरे घटनास्थल की पड़ताल की गई, यहाँ की परिस्थितियों को देखा गया, यहाँ के साक्ष्यों को तलाश किया गया, उनके परिजनों से बात की गई, जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारियाँ जुटाई गई, तो इससे स्थिति काफ़ी अस्पष्ट हो गई है। इस पूरे प्रकरण में घर से जुड़े हुए काफ़ी करीबी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें 2 लोगों को प्रथम दृष्टया आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, 2 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके नाम भी सामने आ गए हैं और पुलिस की टीम गई हुई है, उसमें कुछ टीमों को। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार प्रदेश भर में चलाए जा रहे सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान के तहत गुरुवार की सुबह बैराड में राजस्व, पुलिस और साथ ही नगरीय प्रशासन द्वारा पोहरी SDM JP गुप्ता के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ मुहिम की शुरुआत की गई। अभियान के तहत प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए बैराड नगर में तहसील कार्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई 10 दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज किया। बाजार मूल्य के हिसाब से इन दुकानों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। कार्रवाई को अंजाम देने के बाद पोहरी SDM JP गुप्ता ने बताया कि बैराड में डॉक्टर विष्णु शर्मा द्वारा तहसील कार्यालय की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मार्केट का निर्माण कर लिया गया था। प्रशासन ने गुरुवार को तहसील की सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को 3 JCB की मदद से गिराकर तहसील कार्यालय की सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाकर जमीन को मुक्त कर दिया है। आगे भी शासन की मंशा अनुसार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
प्रशासन द्वारा आज ये क्या कार्रवाई की गई है? राज्य शासन के द्वारा चलाए जा रहे माफिया विरोधी अभियान के अंतर्गत आज तहसील कार्यालय बैराड़ की बेशकीमती शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। उसको आज अतिक्रमण को विधिवत हटाया गया है। इसके लिए सर महती भूमिका रही, नगर पालिका का सहयोग रहा, यहाँ की आम जनता का पर्याप्त सहयोग रहा। इसके लिए सर ऊपर से कोई आदेश नहीं, ये तो माफिया विरोधी अभियान शासन स्तर से पूरे प्रदेश में चलाया। मध्य प्रदेश सरकार एक और जहां न्याय इंसाफ और किसानों की हितैषी सरकार बनने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी ओर न्याय के लिए ग्रामीण जनपद पंचायत में धरने पर बैठे हुए हैं। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां हनुमाना जनपद पंचायत में ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि बहुत ही ग्राम पंचायत के सचिव गौरव श्रीवास्तव को नेताओं के दबाव पर जिला सीईओ ने उन्हें निलंबित कर दिया है, जबकि ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं किया गया है। फिर भी उन्हें दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। उनका निलंबन प्रशासन तत्काल वापस ले और इंजीनियर जो कि इस कार्य में दोषी है उसे तत्काल निलंबित किया जाए। ग्रामीणों की मांगों को प्रशासन के द्वारा अभी अनसुना किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी और सचिव का निलंबन नहीं होगा तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। ये ग्राम पंचायत बहुती से कुछ लोग आए हुए हैं। बहुती की कुछ समस्याएं हैं। वहाँ के सचिव के निलंबन के विरुद्ध भी ये लोग अपनी मांग रखे हैं और वहाँ जो उपयंत्री है उसके द्वारा कार्य नहीं किया गया है ऐसा भी कह रहे हैं, और कार्य किया गया है तो गलत ढंग से मूल्यांकन किया है। ऐसी कुछ समस्याएं इन्होंने बताई हैं। एजेंसी होती है, कार्य करती है, रही है, मांग की जा रही है। लिए गया मेरे ऊपर बिना कारण बस खयानत की मतलब रिकवरी आई है, मैं करवाई हूँ। मैं एक पैसे पंचायत का फालतू खाई नहीं हूँ और ये लोग हमसे ज़बरदस्ती फजूल जहाँ पर हम काम नहीं करे हैं वहाँ पर कई दस्तखत बनवा रहे हैं, पैसा निकाल लिए हैं। आप दस्तखत हमने नहीं किए हैं। हम चाहते हैं कि सचिव आए और इंजीनियर साहब को हटाया जाए वहाँ से। धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमारे सरपंच साहिबा जो हैं आज तक हर कार्य को एकदम गुणवत्तापूर्वक की हैं। अभी हमारे यहाँ 300 मीटर की रोड बनी हुई है जिसका निर्माण बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और उसमें यहाँ जो इंजीनियर द्वारा जो कुछ यहाँ पे मूल्यांकन किया गया है उसको गुणवत्ता विहीन बताकर रोड को बिना जांच किए गुणवत्ता विहीन बता रहे हैं और बोल रहे हैं कभी रोड बनाई ही नहीं गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हो जांच करा के हो, पूरी तरह से मूल्यांकन हो और हमारे सचिव को, हमारे ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है बिना किसी कारणवश, बिना जांच के। और हमारा कहना है कि उपयंत्री महोदय जो कुछ राशि आहरण कर रहे हैं बिना सरपंच के प्रस्ताव के। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। एमपी का उमरिया जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां पर सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं। पर यहां के क्षेत्र के विकास की अजीब ही कहानी है। कैबिनेट मंत्री मीना सिंह के विधानसभा क्षेत्र मानपुर के ग्राम पंचायत कठई, जहां के आदिवासी ग्रामवासी बताते हैं कि हमने आज तक अपने गांव में बिजली नहीं देखी। जब हमारे संवाददाता ने जिले के कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर ने भी जांच की बात कही। समस्या है बिजली। हमारे गांव में बिजली नहीं लगी है। कब से? बहुत दिन से हमारे यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे गांव में बिजली नहीं है। और हमारे बाकी के गांव में 1 किलोमीटर दूर से लाइट लगा हुआ है। हमारे गांव में आज तक लाइट नहीं लगा है। पार्क के अंदर लाइट लगा है, पर हमारा गांव बहुत दूर है। वहां से 6 किलोमीटर दूर पार्क से हमारे गांव में आज तक लाइट नहीं लगी है। और हमने अपने अपने कागज़ जितना था, हमारी समस्या जितना हमको करने आता था उतना हम पूरे कलेक्टर साहब को दिए थे। श्री मीना सिंह विधायक के पास गए थे और विधायक जी से मिलना चाहते थे, फिर भी उसका पीए ने हमको उससे नहीं मिला। सबका मिल रहा, मैं मांगता हूँ तो कहते तो ही ऊपर मिलेगा, ऐसा मेरे को बोल रहा था। किसने कहा था? सरपंच सेक्रेटरी। पेंशन मिल रही है आपको? नहीं, किसी प्रकार की? कुछ नहीं, न महीना पैसा वो नहीं पा बता। सब लिखा पढ़ा कागज सब पढ़ा। क्या समस्या? बहुत समस्या है हमरे न। यहाँ रोड है न, तो यहाँ कुआ है, यही से बने हैं नहीं। अब डॉक्टर नहीं भेजे, बच्चा होते चलो वहाँ ले चलो, वो खत्म हो जाते, आधा रास्ता में खत्म हो जाते। या मेरी समस्या है हम ही न, तो लाइट आवे कुछ आवे, अंधेरे में पड़े रहा, तुम सांप आवे बीसी छावे, कुछ नहीं दे हमेशा। अब जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस संदर्भ में मेरे कार्यालय में मेरे सामने, मेरे व्यक्तिगत सामने कोई भी आवेदन नहीं आया। डोमेस्टिक लाइन बिछाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे नियम शिथिल किए हुए हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि वहाँ बिजली के खंभे लगे हुए हैं, इसलिए तार बिछाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरे पास जैसे ही आवेदन आएगा मैं उसकी अनुमति जारी कर दूंगा। मैं विकास कार्यों में कभी भी किसी के भी सहयोग करने के लिए तैयार। बताया कि कठई पंचायत में अभी तक लाइट नहीं पहुंची है, तो इसके बारे में जांच करवाते हैं कि क्या कारण है कि वहां लाइट नहीं पहुंच पाई। क्या फंड्स की कमी है या फॉरेस्ट की कोई बाधा है? जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। सर, और भी कई शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। उनका कहना सरपंच सेक्रेटरी के पास जाते हैं लेकिन उनके द्वारा उन्हें लाभ नहीं मिला है। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल रहा है? क्योंकि मेरी जानकारी में ग्राम पंचायत को सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त टारगेट और पर्याप्त। सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के तलाक का समान आधार वाली याचिका पर सहमति व्यक्त की है। इस पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि संविधान बदलने की नापाक कोशिश है। देखिए, ये संविधान बदलने की एक नापाक कोशिश है। आपको याद होगा जब संविधान के निर्माताओं ने इस संविधान को रचा तो उसमें मुसलमान के लिए निकाह, तलाक और वरासत, इन 3 चीज़ों को बिल्कुल अलग छोड़ दिया था और ये कहकर छोड़ दिया था कि ये अपने पर्सनल के हिसाब से इनका निपटारा करेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार आई और उसने ट्रिपल तलाक को लेकर इस मामले की शुरुआत कर दी और उन्होंने तलाक के नाम पर एक बिल ले आए। अब ये एक नया शोशा कि साहब तलाक जो है सब धर्मों की एक तरह से होगी। ये तो कॉमन सिविल कोड की शुरुआत है। कैसे हो सकता, कैसे पॉसिबल है? मुसलमान में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो तलाक को पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तलाक को देते हैं। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो आप उनको कैसे बाध्य कर सकते हैं कि नहीं साहब आप पढ़ोगे नहीं, आप दोगे? ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ ना कि साहब कुछ भी हो आपको हमारी बात माननी है। हठधर्मी हिटलर। कोर्ट भी इनका है, पूरा हिंदुस्तान इनका है इस वक्त। तो मीडिया इनकी है, सेना इनकी है। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जिद के ऊपर ये कहा कि साहब मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इनलीगल तरीके से तोड़ा गया। 17 लोगों के खिलाफ उसका केस भी था, बाद में उस पर सुनवाई हुई, उनको भी बरी कर दिया गया। ये सारी चीजें सुनाने के बाद और कोर्ट ने कह दिया कि साहब जमीन हमने रामलला को दे दी। ये कोई इंसाफ है?
तो सवाल ये है कि जहाँ जहाँ इंसाफ खत्म हो जाए वहाँ फिर उम्मीद नहीं की जा सकती। अब आप देखिए, दिल्ली में किसानों के आंदोलन के बीच सियासत भी जोरों पर है। किसानों के आंदोलन के बीच ही संत बाबा राम सिंह की आत्महत्या पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट होगा। आज जो लगता है, जिस हिसाब से हम चल रहे थे, सकारात्मक सोच लेकर चल रहे थे कि हम कमेटी बना देते हैं और उस पर बैठ के जो डिसाइड करेंगे उसको हम मानेंगे। आज जो कोर्ट की तरफ से भी जो सुनने में आ रहा है, उन्होंने भी ये कहा है कमेटी बननी चाहिए और हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इसका समाधान होना चाहिए और किसानों के हित में होना चाहिए, राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। जो आंदोलन चल रहा है इसमें भी आप देख रहे हैं लगातार हमारे कृषि मंत्री जी ने उनको भी पत्र लिखा था कि आप पत्र का जवाब दीजिए, जो भी आप जवाब देंगे, जब भी बैठना चाहे बैठे। मुझे लगता है कि जल्दी ही ये आंदोलन, देखिए इसमें पुलिस इंक्वायरी करेगी, सुसाइड किया है या उनकी हत्या हुई है, किस कारणों से हुई है, कैसे की है, किस रिवॉल्वर से की है, कहां से वो रिवॉल्वर आई है, ये जांच का विषय है। देखिए मैं सुरजेवाला जी की, क्योंकि पुरानी वीडियो काफी चल रही है सोशल मीडिया पर, ये सब लोग आज किसान को ऐसा समझते हैं कि उसके कंधे पर रख के बंदूक चला दें। इनको ये गिद्ध की तरह निगाह रखते हैं कि वोट 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 मिल गया, चलो 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 चलो, इस तरह के रखते हैं। सुरजेवाला जी अपने आप को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस तीनों बिलों के पक्ष। दिल्ली में पहले तो केजरीवाल ने कोई भी काम ही नहीं किया। ये तो अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि पहले वो आए थे जब जाके सब संभला था और दोबारा पुनः जब केस बढ़ गए थे पुनः उन्होंने उसको संभाला है। केजरीवाल जी का कहीं भी 1% रोल नहीं। केजरीवाल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि उत्तराखंड में भी बोल के आए, हमने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस चलाई दिल्ली के अंदर। एक एम्बुलेंस जिस दिन आग लगी थी पुलबंगस के ऊपर, जब उसने चलाई थी वो आज तक दिखाई नहीं देती है। जो भी काम उन्होंने किए हैं उनके एक एक काम को हम निकाल कर देखे। स्कूल बनाया तो एक मॉडल स्कूल बनाया है और उसके बाद सारे स्कूल हमने बनाए। कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक फ्लाईओवर का निर्माण किया और रिपेयर किया, उसके बाद हम फ्लाईओवर बनाए। तो इसलिए केजरीवाल की बातों पे जाने का कोई मकसद नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने भली भांति पूर्वक जिस प्रकार से बड़ी संख्या वाला प्रांत है उसको संभाल के रखा हुआ है। और कोरोना पंजाब के पटियाला में कुछ दिन पहले राजपुरा में नकली शराब पकड़ी गई थी। वहीं अब पकड़ी गई नकली शराब की फैक्ट्री को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने एक बार फिर से पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मिलीभगत के द्वारा ये काला कारोबार चल रहा है, जिसकी सीबीआई और ईडी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नकली शराब के कारण पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं। सरकार और नकली शराब का कनेक्शन है। यहाँ के सांसद, एमएलए और सरकार मिले हुए हैं। ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਪੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਡੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ 128 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। 1 एकड़ से अधिक और 2 एकड़ से कम क्षेत्र वाली उन रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट तलब की है जिसके 1 से अधिक भागीदारों के नाम रजिस्ट्री की गई है। सभी उपायुक्तों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि वे 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दें, ताकि 1 जनवरी 2021 से पहले वाली रजिस्ट्री समुचित ढंग से हो सके। उन्होंने रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया को राजस्व में बढ़ोतरी करने वाली बताया है और कहा कि राज्य के लोग भी इस पारदर्शी प्रणाली से खुश हैं। और इसी के साथ खबरों मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ENB न्यूज़। नमस्कार।